हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर प्लस। मेरा नाम है शिखर। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोजन के पार्ट फर्स्ट को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सॉइल इरोजन होता क्या है। सॉइल इरोजन सॉइल के पार्टिकल्स का डिटैचमेंट होता है इनकी पेरेंट बॉडी से, और फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है विंड या फिर वाटर के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, या फिर विंड या फिर वाटर के द्वारा। अगर हम इनके इरोजन काजिंग एजेंट्स की बात करें जिनके थ्रू इरोजन होता है, तो वो विंड और वाटर है। मतलब कि विंड और वाटर की वजह से सॉइल का इरोजन होता है। अगर हम डिटैचिंग एजेंट्स की बात करें, तो डिटैचिंग एजेंट्स में रेन ड्रॉप, चैनल फ्लो, विंड। डिटैचिंग एजेंट्स का मतलब होता है कि सॉइल, अगर ये हमारी फील्ड है, यहाँ पे हमारी सॉइल पड़ी है फील्ड में, और ये अपने बॉडी से जुड़ी है, तो इसको जो डिटैच करने वाला होगा या तो रेन ड्रॉप होगा। डिटैच मतलब कि अलग करने वाला, तोड़ने वाला। चैनल फ्लो होगा, वाटर का फ्लो होगा, या फिर विंड होगा। अगर हम ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स की बात करें, तो ये है फ्लोइंग वाटर, रेन स्प्लैश और विंड। फ्लोइंग वाटर मतलब कि अगर पानी का बहाव यहाँ से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके साथ मिट्टी भी कटते हुए आगे बढ़ती बहती चली जाएगी। अगर हम रेन स्प्लैश की बात करें, तो जो हमारी रेन ऊपर से गिरती है तो काफ़ी स्पीड में नीचे आती है ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से सॉइल, जब वो सॉइल पर लड़ती है तो सॉइल के पार्टिकल्स डिटैच हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह गिरते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, छिटकने लगते हैं अगल बगल। और इसी तरीके से विंड भी है। विंड जब चलती है तो हवा के साथ साथ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये उड़ा ले जाती है और दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम बात करें सॉइल इरोजन के क्लासिफिकेशन की, तो इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला विंड इरोजन, वाटर इरोजन, वेव इरोजन। विंड इरोजन मतलब कि जो इरोजन विंड की वजह से होता है उसे हम विंड इरोजन कहेंगे। वाटर इरोजन, जो इरोजन वाटर की वजह से हो रहा है, वाटर इरोजन। वेव इरोजन क्या होता है, ये दोनों का विंड और वाटर इरोजन एक साथ हो रहा होता है एक जगह पे, उसे कहते हैं हम वेव इरोजन। ये अक्सर समुद्र मुद्र में होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम बात करें विंड इरोजन की, तो विंड इरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है उन एरियाज में जहाँ पे खाली ज़मीन है, ठीक है, और कोई भी वेजिटेशन नहीं है, जैसे कि राजस्थान वाला इलाका। वैसे तो ये नेचुरल फिनोमिना है एराइड और सेमी एराइड जोन में, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, उससे ज़्यादा अगर वहाँ पे इरोजन हो रहा है तो उसे हम विंड इरोजन की कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर हम बात करें डिजर्ट्स की, डिजर्ट जो होते हैं, जिसे कहते हैं रेत, कहीं फॉर्म होती है तो वो विंड के ब्लोइंग के द्वारा होती है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, विंड की विंड की थ्री मैकेनिज्म है: साल्टेशन, सरफेस क्रीप और सस्पेंशन। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें साल्टेशन की, तो साल्टेशन फर्स्ट स्टेज होती है विंड इरोजन की। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि साल्टेशन किस वर्ड से रिलेटेड है, तो साल्टेशन हमारा इरोजन से रिलेटेड है। साल्टेशन में जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं जंप करते करते, इस फॉर्म में सॉइल के पार्टिकल्स आगे मूव करते हैं। अगर हम इनके पार्टिकल साइज की बात करें, तो साल्टेशन में कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनके पार्टिकल साइज कितना होती है साल्टेशन में, तो 0.1 टू 0.5 मिलीमीटर इनका डायमीटर होता है। और सबसे ज़्यादा लॉस भी साल्टेशन से ही होता है विंड इरोजन में। ये होता है आपका 50 से 75%
बेट ऑफ सॉयल लॉस। अगर हम सरफेस क्रीप की बात करें तो सरफेस क्रीप इसका सेकेंड स्टेप है। इसमें क्या होता है, रोलिंग ऑफ कोर्स सॉयल पार्टिकल्स और ग्रेन्स। इसमें जो सॉयल के पार्टिकल्स होते हैं वो आगे रोल करते हुए बढ़ते हैं, ये उछल नहीं पाते हैं, जंप नहीं कर पाते हैं। इनका जो सॉयल का पार्टिकल्स साइज होता है ये 0.5 से 3 मिलीमीटर होता है और इससे 4 से 25% वाइब्रेट सॉयल का लॉस होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें सस्पेंशन की। सस्पेंशन मतलब कि हवा में लटकना, फ्लोटिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स थ्रू एयर। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल साइज लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्पेंशन में सॉइल का पार्टिकल्स कितना होता है, ये होता है लेस देन 0.1 मिलीमीटर। ये 3 से 4% वेट ऑफ सॉइल लॉस करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट एरोडेबल सॉइल्स ऑफ पार्टिकल साइज अबाउट 0.1 मीटर रिक्वायर्ड द थ्रेशोल्ड वेलोसिटी ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। अगर इस पे क्वेश्चन बनता है कि 16 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड अगर है विंड की तो वो सॉइल के पार्टिकल्स को डिटैच करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। जो हवा है अगर एवं 30 सेंटीमीटर 16 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ रही है तभी ये 0.1 मिलीमीटर का जो सॉइल पार्टिकल है ये आपका लॉस होगा। फिर हम बात करें विंड इरोजन की। विंड इरोजन हैज़ बीन ट्रांसफरिंग फर्टाइल इंटो गैंटिक एलोवियल प्लेन इंटू सैंडी डिजर्ट। विंड इरोजन क्या कर रहा है कि जो हमारी इंडो गैंटिक प्लेन की एलोवियल सॉइल है उसको विंड हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे सैंडी डिजर्ट फॉर्म हो जा रहा है और फर्टिलिटी हमारी कम होती चली जा रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें, द राजस्थान डिजर्ट इज़ लार्जली मैन मेड डिजर्ट। ठीक है, जो राजस्थान का डिजर्ट है वो अधिकतर मैन मेड डिजर्ट है और ग्रेजुअली ये स्प्रेड करता चला जा रहा है नए एरियाज में। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में विंड इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाई। अगर हम बात करें इनके कंट्रोल की, विंड इरोजन को हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहला आता है कि इसके अंडर में रिड्यूसिंग सरफेस विंड वेलोसिटी। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको वेलोसिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, विंड की स्पीड को कैसे कम कर सकते हैं सॉइल पे वेजिटेटिव मेजर से, घास लगा के वहाँ पे पेड़ पौधे लगा के, टिलेज कम करके, मैकेनिकल मेजर से। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें तो वहाँ पे हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्राम, लेंटिल, ग्राउंडनट ग्रो कर सकते हैं, या फिर प्लांटिंग ट्रीज लाइक प्रोसोपिस, स्पेसिजेरा, एल्वेजिया, एमरी और ट्रेमेंडस इंडिका और यूकेलिप्टिस भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम टिलेज मेजर्स की बात करें तो जब हम टिलेज करें तो रफ करें, ज़्यादा फाइन टिलेज ना करें, पार्टिकल्स को एकदम तोड़े नहीं। जैसे कि हमारा रोटावेटर होता है, रोटावेटर से सॉइल के पार्टिकल्स एकदम ब्रेक होते चले जाते हैं, तो वहाँ पे विंड इरोजन अगर हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इरोजन होगा वहाँ पे। जो क्लाड्स है उनका डायमीटर 0.8 मिलीमीटर रखा जाए। अगर इससे बड़े डायमीटर के सॉइल पार्टिकल्स हैं तो उनका इरोजन रजिस्ट करेगा। अगर हम मैकेनिकल मेजर्स की बात करें तो फेंसिंग,
terracing, wind break, and shelter belt. Shelter bed.